गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 24 को डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके और जीएस के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इससे पहले अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे शेयर करेंगे। और अगर आप इस सेट का किसी भी सेट का अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं प्रत्येक सेट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी जो है वह कौन है। देखिए, ग्राम पंचायत की बात कह रहा है तो इसके सरकारी पदाधिकारी जो हैं वो पंचायत सेवक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायत सचिव जो है, पंचायत समिति का सचिव जो है दोस्तों बीडीओ होता है। पंचायत जो समिति होते हैं उसके सचिव बीडीओ होते हैं, और यह ग्राम पंचायत का जो सरकारी पदाधिकारी जो होता है वो पंचायत सेवक होता है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। 11वीं अनुसूची जो कि क्या है, पंचायतों से संबंधित है। तो वह दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है उसमें विषय की बात पूछ रहा है, तो कुल 29 विषय हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें 29 विषय की चर्चा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो महान्यायवादी जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन, तो महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ पे श्रीलंका आ गया है ना। तो श्रीलंका जो है ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है, ब्रिक्स समूह का सदस्य देश नहीं है। 2009 में भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की थी। तो बाद में वहाँ पे साउथ अफ्रीका इससे जुड़ गया और वह क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। भारत की अगर बात करें और फेडरेशन कप की बात कर रहा है, तो दोस्तों अगर हम बात करें फेडरेशन कप की तो इसका संबंध फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल इन सभी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन दोस्तों मुंबई में किया गया है। संघाई सहयोग संगठन सदस्य जो है उनके देशों में जो है ये जो संगठन है दोस्तों, इस संगठन के सदस्य देश में फेस्टिवल फिल्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के जितनी भी चुनौतियां हैं और संभावनाएं हैं उन पर डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक आयोजित किया गया और वह दोस्तों मुंबई में इसका आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 7, 7वें नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आप सभी जानते हैं रसिया। ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रसिया है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको कनाडा है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। और भारत का क्रम जो है इसमें 7वां है। भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर 6 और बड़े राज्य और 6 बड़े देश है और भारत का क्रम जो है वह 7वां है। प्रश्न संख्या 8, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार यह एक पार्टी चलाया गया था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार एक पार्टी थी, इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इनके द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था।
यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे, जिनको 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है, यानी कि सितार से किनका संबंध नहीं है? तो दोस्तों अमीर खुसरो का संबंध है, रविशंकर और विलायत अली खां जी का संबंध जो है वह सितार के साथ है, लेकिन उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है उनका संबंध दोस्तों सितार से नहीं है। किससे संबंध है इनका? सरोद से है। ठीक है, इनका संबंध जो है सरोद से है। प्रश्न संख्या 10, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है उसका टर्मिनल कौन सा है? तो यह है दोस्तों पर्थ और सिडनी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित शैल है? कायांतरित शैल या कायांतरित चट्टान भी कह सकते हैं, ठीक है, पत्थर भी कह सकते हैं। तो यह है दोस्तों नीस और सिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की जो पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना थी उसका निर्माण दोस्तों दामोदर नदी पर किया गया था। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो आप सभी जानते हैं बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को, और यह जो है रास्ता बदलने के लिए, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा इसकी रचना होती है। ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं ऊंचाई वाले, उन पे लेटराइट मृदा की रचना होती है, किनके कारण दोस्तों? अम्लीयता। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो है रचना जो होती है वह अम्लीय होती है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री या सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो यह दोस्तों पश्चिमी घाट जो है उसे सह्याद्री, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाते हैं सह्याद्री, है ना, और कहीं कहीं आप देखने को मिलेंगे ऐसा, हालांकि इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, सह्याद्री भी पर्वत के नाम से या पर्वतमाला के नाम से पश्चिमी घाट को, है ना, कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि यह दोस्तों उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई क्षेत्र में यह विस्तृत है। पश्चिमी घाट अथवा सह्याद्री एक अवरोधी पर्वत है और उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है जो कि 1664 मीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, क्या चीज़ का अधिकार है? राजनीति का अधिकार है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, विधिक अधिकार है या सिविल अधिकार है? तो भारतीय नागरिक और विदेशियों इन दोनों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था। तो इन्हें विधिक अधिकार जो है दोस्तों प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का कार्य होता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री ही यह निश्चित करता है या सुनिश्चित करते हैं कि किसी मंत्री को कौन सा विभाग देना जाना है, कौन मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, यह प्रधानमंत्री के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 65 वर्ष। पहले दोस्तों हाई कोर्ट, यह सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं ना, पहले अगर हाई कोर्ट की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय की जो है रिटायरमेंट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष थी और उसमें चेंज करके 65 वर्ष कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आयु के हिसाब से ही अब इनकी भी रिटायरमेंट होगी। यह भी आप अतिरिक्त जो है पॉइंट याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 20। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। कैसे निलंबित करेंगे दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो आएगा, है ना, इसके दौरान जो है मौलिक अधिकार जो प्राप्त होते हैं, सबसे नहीं, जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं, ठीक है, तो उसके दौरान जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार जो है उनका
क्या किया जाता है, निलंबन किया जाता है, समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। देखिए यहाँ पे आबादी है, प्रभुसत्ता है, प्रशासन है और क्षेत्र है। तो कौन सा जो है दोस्तों यह एक अनिवार्य तत्व नहीं है, किसका, राज्य का। तो यहाँ पे दोस्तों प्रशासन जो है यह अनिवार्य तत्व नहीं है, क्षेत्र है राज्य का, राज्य में क्षेत्र रहेगा, प्रभुसत्ता होगी, आबादी होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रशासन हो, तो यह उसका कंपलसरी नहीं है। प्रश्न संख्या 22, ल्यूमिनस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल या सोलर पैनल भी कह सकते हैं, इसका कारखाना किस राज्य में बनाया गया है। तो इसका कारखाना का निर्माण जो है दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपको मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता, यानी कि जो अधिकार है विधि के समक्ष समता, उसको अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो यह किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 14 के द्वारा, आर्टिकल 14 के द्वारा जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे, मौलिक अधिकार की अगर बात करेंगे, तो 14 से 18 के मध्य प्रावधान किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसके बारे में समता का अधिकार। लेकिन अगर मूल अधिकार की बात की जाए, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट की बात करें, तो यह दोस्तों भाग जो है दोस्तों भाग 3, ठीक है ना, ये ऐसे लिखेंगे, भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं यानी कि भारत के महान्यायवादी होते हैं, वो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 76, इसके अंतर्गत महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी और मंत्री किसी भी सदन की बैठक में भाग लेंगे। अनुच्छेद 88 के अनुसार क्या होंगे, भाग लेंगे। इन्हें दोस्तों वोट देने का महान्यायवादी को अधिकार नहीं होते हैं। और महान्यायवादी जो होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। प्रश्न संख्या 26, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो यह था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। यह अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। यह भी आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया हुआ है कि कौन सा सुल्तान था, ठीक है, जिसने राजनीति को धर्म से अलग रखा था। तो वह पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा, यह भी दोस्तों शुरू किया गया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वह भूमापन व्यवस्था लागू करने वाला पहला शासक था। राजपूत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने वाला भी यह पहला शासक था। प्रश्न संख्या 27, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो यह चित्रित धूसर और मृद भांडों के साथ लौह युग जो है वह कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि लौह की यानी कि लोहे की प्राचीनतम संबंधी उल्लेख की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से की जाती है, जिसमें अहिछत्रक, अतंजरी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि जगहों से, इन जगहों से दोस्तों लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी के आधार पर जो है दोस्तों भारत के लौह युग का संबंध चित्रित धूसर मृदभांड के साथ है। प्रश्न संख्या 28, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था या करवाया था। तो यह करवाया गया था कृष्ण प्रथम, जो कि क्या थे, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। यह मंदिर जो है दोस्तों बेसर शैली में निर्मित है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है मंदिर के बारे में कि किस शैली में बना हुआ है, तो बेसर शैली में यह जो मंदिर है एलोरा कैलाश का मंदिर जो है दोस्तों, उसका निर्माण कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट से संबंधित थे, राष्ट्रकूट उनके द्वारा करवाया गया था, राष्ट्रकूट वंश से। ठीक है, और साथ ही साथ यह बेसर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 29, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है। हरित क्रांति को दोस्तों बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके साथ ऐसे बीजों का व्यवस्था की गई जिससे उत्पादन क्षमता क्या हो, बढ़े।
ठीक है। इस तरह के उन्नत बीज का किस्म का यहाँ पे व्यवस्था किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? 2023 की बात कह रहा है, तो यह चुना गया था मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? किसके बारे में कह रहा है? नाटू नाटू। ठीक है। तो इसकी रचना जो है M कीरावानी के द्वारा इसकी रचना किया गया है। ठीक है। यह एक प्रसिद्ध एक गाना है, फेमस सॉन्ग है, जो कि RRR का है, RRR का है। SS राजामौली जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रश्न संख्या 32। जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी या प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? प्रश्न को एक बार फिर से समझेंगे। कह रहा है दोस्तों कि जब कोई न्यायालय आदेश के द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है और यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहा जाता है? तो इसे दोस्तों परमादेश कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बात कर रहा है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं, यानी कि जिस राज्य में वह जिला होगा उसी के राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न संख्या 34। रिचर्ड डॉकिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? यानी कि रिचर्ड डॉकिंग्स पुरस्कार 2020 इससे सम्मानित किया गया है जावेद अख्तर साहब को। प्रश्न संख्या 35। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रायोजन क्या था? श्वेत कमीशन की बात पूछा गया था। इसमें क्या था? सभी के सभी जितने मेंबर थे वो सारे के सारे क्या थे? वह दोस्तों अंग्रेज थे साइमन कमीशन में। और यह दोस्तों जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यकारण की जांच पड़ताल इसका करने का एक विषय था, इसका संबंध था। और साइमन कमीशन का गठन की अगर बात करें तो इसका गठन दोस्तों 8 नवंबर 1927 को किया गया था और इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। इन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और क्योंकि इसमें सारे के सारे गोरे थे इसलिए इसे उजल श्वेत कमीशन कहा गया था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें साइमन कमीशन का डोमिनियन स्टेट के ढांचे का निर्माण करना था, यह भी इसका एक उद्देश्य हुआ करता था। तो प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है कि क्या प्रायोजन था? तो मेन प्रायोजन क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? इस संगठन का नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए संस्थापित संगठन का नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और दादा भाई नौरोजी ने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निकासी के जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। 1901 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रश्न संख्या 37। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? तो यह दोस्तों अब बीकानेर से जो है राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, बीकानेर से अंतरिक्ष में रवाना हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। अप्रैल 2023 में किस कार्य के लिए किरीट पारीख समिति को मंजूरी दे दी गई
जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई। तो यह दोस्तों गैस मूल्य निर्धारण था। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि कह रहा है कि अप्रैल 2023 में किस कार्य करने के लिए किरीट पारिक समिति को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई। तो दोस्तों अभी हमने बताया गैस मूल्य निर्धारण के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इनका जो है सीमा झारखंड से लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वह झारखंड से लगा हुआ नहीं है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा यहाँ पे दिया हुआ है, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों, वेस्ट बंगाल, यह जो है, और बिहार, ठीक है, बिहार और आपका यूपी, यह सब जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, ये सब जो है आपको झारखंड की सीमा से लगती है। और साथ ही साथ दोस्तों झारखंड की अगर बात करें तो 15 नवंबर 2000 को यह क्या हुआ था, बिहार से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था। प्रश्न संख्या 40 धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है। यानी कि धौलीगंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे अब विष्णुप्रयाग बनेगा। ठीक है, तो विष्णुप्रयाग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कर्णप्रयाग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो कर्णप्रयाग कहाँ पे बनता है, जहाँ पे दोस्तों अलकनंदा और पिंडार, है ना, जहाँ पे मिलेंगे वह कर्णप्रयाग बनेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग जो है दोस्तों वह अलकनंदा और मंदाकिनी इनका जहाँ पे संगम होगा दोस्तों, वहाँ पे रुद्रप्रयाग बनेगा। और देवप्रयाग की बात करेंगे तो अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग जो है दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलेंगे, संगम होगा इनका, वहाँ पे दोस्तों देवप्रयाग बनेगा। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर धौलीगंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलेंगे दोस्तों, वह स्थान जो है विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न संख्या 41 सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1939-38 में हरिपुरा अधिवेशन को उन्होंने उसमें अध्यक्षता की थी। फिर त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ था दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन, उसके बाद जो है दोस्तों 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का इनके द्वारा गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किस देश में किया गया। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात, जिसे UAE कहते हैं, वहाँ पे जलवायु से जुड़े मुद्दों को निपटने के लिए 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किया गया था यूनाइटेड अरब अमीरात में। प्रश्न संख्या 43 निकासी सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो यह थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा है दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था। तो यह दोस्तों नमक सत्याग्रह के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। 12 मार्च 1930 को अपने 78 लोगों के साथ, अनुयायी के साथ, इनके फॉलोअर के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गांधी जी गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्र के तट पर पहुँचे। और यहाँ पे दोस्तों यह यात्रा जब प्रारंभ हुआ, उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने नमक बनाकर उस नमक कानून को तोड़ा था। प्रश्न संख्या 45 जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे। उनका संबंध जो दोस्तों कांग्रेस समाजवादी दल था, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से इनका संबंध था। 1965 में दोस्तों इन्हें रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया
और 1999 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 46, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? यह पुरस्कार दोस्तों उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निगम को या लिमिटेड को या लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया। तो यह दोनों को दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही आंसर बन रहा है। वर्ष 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? क्षेत्र के आधार पर पूछा जा रहा है, तो यह दोस्तों दिल्ली जो है वह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है। प्रश्न संख्या 48, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कहाँ पे है? डिएगो गार्सिया द्वीप में एक सैन्य हवाई अड्डा है, एक सैन्य अड्डा है हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 49, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी गिरिब्रज हुआ करती थी, जो अभी वर्तमान में राजगिरी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो यह गया में हुआ था और चित्तरंजन दास है ना, चित्तरंजन सीआर दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों अभिवहन कहा जाता है। अभिवहन क्या होता है? वायु की जो क्षैतिज गति होती है उसके कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है। 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आयनीकरण ऊर्जा किस तत्व में होती है, तो यह दोस्तों हीलियम में देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 53, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? देखिए, मानव का जो कुल रक्त होता है उसमें प्लाज्मा का प्रतिशत जो है दोस्तों 55% होता है, 55%। ठीक है। प्रश्न संख्या 54, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव होते हैं? तो यह दोस्तों इसके द्वारा टीबी होता है, यक्ष्मा और तपेदिक और सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। एड्स आपको विषाणु के कारण होता है। 55 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि कालाजार ज्वर का संचरण होता है, किसके द्वारा कालाजार का संचरण होता है यानी कि फैलता है? तो यह सिकता मक्खी के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 57, जब लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ेगा, जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और लोहा में जो जंग लगता है वह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान लगता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 58, किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु की जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों पलायन वेग कहते हैं। ठीक है। और पृथ्वी की अगर बात करें, पृथ्वी उसका पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यह पृथ्वी का पलायन वेग है। और चंद्रमा की अगर बात करेंगे तो चंद्रमा का पलायन वेग जो है दोस्तों 2.38 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 59, 59 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 60, 60वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो वह हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन आघात तरंगों के द्वारा
निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि को क्या कहा जाता है अथवा क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों सोनिक बूम कहा जाता है। ठीक है, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में या हवा से आघात तरंगें उत्पन्न होती है और इन आघात तरंगों के द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि का निर्माण होता है, जिसे दोस्तों सोनिक बूम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 61, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? प्रकाश संश्लेषण में वायु प्रदूषित आपका नहीं होता है, जबकि आप कीटनाशकों के लिए जो दवाई रहते हैं उसका प्रयोग करते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, अंगारों का प्रयोग करेंगे तो भी जो है उससे धुआं निकलेगा, वायु प्रदूषण होगी, और सूखी लकड़ी जलेगी फिर भी होगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायु प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आँखों का रंग और रक्त प्रकार, ठीक है, आदि को किस नाम से जाना जा सकता है? उसे दोस्तों समलक्षणी यानी कि फेनोटाइप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की देखी जाने वाली जो विशेषताएं होती हैं उनका गुण होता है, जैसे कि ऊंचाई, आँखों का रंग और रक्त प्रकार, इसको समलक्षणी, ठीक है, फेनोटाइप नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 63, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? इसके द्वारा जो है धारा जो है उसका माप किया जाता है। ठीक है, धारा की माप की जाती है, किसकी? विद्युत धारा की, विद्युत धारा की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि दोस्तों ध्रुवित किया जा सकता है, प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 65, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लार ग्रंथि के द्वारा, इसके द्वारा टाइलिन का उत्पादन होता है, और टाइलिन जो है दोस्तों भोजन को में जो उपस्थित स्टार्च होता है उसको सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता यानी किसकी कमी से, डिफिशियंसी से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो यह दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण जो है वह मूत्र में जो कैल्शियम की आयन की हानि होती है, कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 67, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी इसके लिए जिम्मेदार है? तो यह है दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा एवं संवेदनशीलता को बनाए रखते हैं। वाइट ब्लड सेल का सबसे अधिक भाग 60 से 70% जो है वह न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस यानी कि गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? दोस्तों मीथेन CH4, यह दोस्तों बायोगैस गोबर गैस का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? किसका अग्निशामक के यूज किया जाता है? तो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है अग्निशामक में। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से किस में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है सबसे ज़्यादा? तो यह पुरुष में, एडल्ट पुरुष में 18 वर्ष से ऊपर में, है ना, एक पूरी तरीके से जो वयस्क पुरुष होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता जो होती है यानी कि परसेंटेज जो होते हैं वह अधिकतम होती है। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी जो है दोस्तों वह जल में घुल जाता है, और ADE AD और साथ ही साथ E और साथ ही साथ K यह जल में घुलनशील नहीं होता है। प्रश्न संख्या 72, एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के किडनी से यानी कि वृक्क से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है? एक दिन की बात करें तो कुल 170 लीटर खून जो है, ब्लड जो है वह किडनी से होकर गुजरता है। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से किसकी या किन की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? किसकी दोस्तों? तो यह हो जाएगा इसका आंसर, इसमें यहाँ पे आपका एक्स किरण है, परावैंगनी किरण है, और यहाँ पे गामा किरण है।
इन सभी की गति जो है दोस्तों वह प्रकाश की गति के बराबर होती है। प्रश्न संख्या 74, 74 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल ये है, ठीक है ना, उसमें प्रकाश की आवृत्तियां हैं, तो F1 हीरा में, F2 कांच में और F3 जल में। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सबसे ज़्यादा किसका। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात करेंगे तो जल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी कि F3 से होगी। तो F3 से शुरुआत A में नहीं हो रहा है, C में नहीं हो रहा है, D में नहीं हो रहा है, तो जल जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। फिर आपका जल के बाद है आपका कांच है, कांच के बाद हीरा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 75 जो कि यह वॉल्यूम वन जो है दोस्तों उसका 24 नंबर और अंतिम सेट है, यानी कि यह वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट हुआ आज। तो अंतिम प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन सी वस्तु जो है दोस्तों ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह दोस्तों स्टीम आयरन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टीम यानी कि भाप, तो स्टीम आयरन वह वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करेगी। दोस्तों अगर आप किसी भी सेट को, जो कि आपका सेट वॉल्यूम 1 के प्लेटफॉर्म के किसी भी सेट को अगर आपने मिस किया है तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो है क्लास के PDF या और सारे क्लास के आपका प्लेलिस्ट एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।